हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है मेरे हमसफ़र भाग 6। इनाया अपने कमरे से निकली और अपनी माँ की नज़रों से बचते हुए कहीं चली गई। इधर आहिर भी अपने घर से निकलकर सीधे अपने फार्म हाउस चला गया। कुछ देर बाद उसकी कार फार्म हाउस की पार्किंग में आकर रुकी। वो कार से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने स्क्रीन पर नज़र डाली। कॉल उसकी सीक्रेट एजेंट का था। आहिर ने तुरंत कॉल उठा लिया। सामने से जो कुछ कहा गया वो सुनते ही उसके होठों पर एक खतरनाक एविल स्माइल आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। गुड, उसने बस इतना कहा और कॉल कट कर दी। फ़ोन जेब में डालकर वो तेज कदमों से घर के अंदर चला गया। अपने कमरे में पहुंचकर वो सीधे बालकनी में गया और सिगरेट जला ली। धुएं का कष्ट लेते हुए उसकी आंखों के सामने इनाया का चेहरा घूम रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर खुद से कहा, तुम्हें क्या लगता है बेबी, तुम आहिर शेखावत को हरा सकती हो? डेमोन को, जो 2 सेकंड में तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा सकता है। उसके चेहरे पे व्यंग भरे भाव थे। उसने एक और कस लिया। कैसे भी करके तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। मैं तुम्हारे पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही वो अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। दिन से शाम हो गई। इनाया भी आखिरकार वापस अपने घर पहुंची। जैसे ही वो हॉल में आई उसने देखा उसकी माँ सरिता जी वहाँ बैठी हुई थी और उसके साथ पड़ोस की एक और औरत थी। इनाया को देखते ही सरिता जी तुरंत उठकर उसके पास आई। इनाया, तुम सुबह से कहाँ थी? मैंने तुम्हें मना किया था ना, अकेले कहीं बाहर मत जाना। फिर तुम कहाँ चली गई थी, वो भी मुझे बिना बताए? उन्होंने घबरा कर कहा। इनाया ने थकी हुई सांस ली। माँ, पहले आप शांत हो जाओ, उसने धीरे से कहा। मैं कहीं और नहीं, पुलिस स्टेशन गई थी। सरिता जी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इनाया ने आगे कहा, लेकिन जयपुर के सारे पुलिस स्टेशन आज बंद थे। शायद होली की वजह से। मैंने कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश की, पर कहीं से कोई मदद नहीं मिल पाई। ये सुनते ही सरिता जी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। पता नहीं किस बात की सज़ा मिल रही है हमें, वो टूटती हुई आवाज़ में बोली। कहाँ चले होंगे अनंत जी? इतना कहते ही वो रोने लगी। सुबह से उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था और ऊपर से इतनी टेंशन। अचानक उनकी आंखें बंद होने लगी और देखते देखते वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। माँ, इना ने तेज आवाज में कहा। वो तुरंत झुककर सरिता जी को संभालने लगी। पास बैठी पड़ोस की औरत भी घबरा कर जल्दी से उनके पास आ गई। दोनों ने मिलकर किसी तरह सरिता जी को उठाया और कमरे तक लेकर आ गई। इनाया ने उन्हें धीरे से बेड पर लिटाया, फिर घबराई हुई आवाज़ में उस औरत से कहा, आंटी, आप प्लीज़ यहीं रुकिए, मैं भी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। उसकी बात सुनकर आंटी ने तुरंत हामी सर हिलाया। इनाया बिना एक सेकंड गंवाए घर से बाहर निकल गई। कुछ ही देर में वो डॉक्टर को लेकर वापस आ गई। डॉक्टर ने सरिता जी का चेकअप किया। चेकअप होने के बाद उन्होंने कहा, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से इन्हें चक्कर आ गया है। अभी इनको जितना हो सके स्ट्रेस से दूर रखो, वरना हालत और बिगड़ सकती है। फिलहाल मैं टैबलेट देता हूँ, होश में आने के बाद ये दे दीजिएगा। डॉक्टर ने एक टैबलेट अपने बैग से निकाली और कुछ ज़रूरी बातें समझाकर वहाँ से चले गए। डॉक्टर के जाते ही घर में फिर वही भारी खामोशी फैल गई। इनाया अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास के रास्ते एक एक करके बंद होते जा रहे हैं, सिवाय एक रास्ते की, आहिर के पास जाने का रास्ता। और वही रास्ता था जिस पर वो जाना नहीं चाहती थी। वहीं उलझे हुए ख्यालों में डूबी वो धीरे धीरे अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर वो चुपचाप बेड पर बैठ गई। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। अब मैं क्या करूं? उसने खुद से कहा। किससे मदद मांगूं? उसकी आंखें भर आई। एक तरफ बाबा का कुछ पता नहीं चल रहा और दूसरी तरफ माँ की हालत ऐसी हो गई है। उसने गहरी सांस ली। मुझे भले कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं ऐसे कब तक बैठी रहूंगी?
कुछ सेकंड तक वो चुप बैठी रही। फिर जैसे उसे कोई फैसला कर लिया, उसने धीरे से अपना फ़ोन उठाया और कांपते हाथों से आहिर का नंबर डायल कर दिया। कुछ रिंग्स जाते ही आहिर ने कॉल उठाई। नेहा ने उसे बोलने का एक भी मौका नहीं दिया। उसने सीधा कहा, मुझे कहाँ आना है। ये सुनते ही आहिर के होठों पर एक गहरी जीत वाली मुस्कान फैल गई। बस अपने घर से बाहर निकलो। उसने आराम से कहा, मेरी कार वहीं खड़ी है, उसमें बैठ जाओ, ड्राइवर तुम्हें सीधा मेरे पास ले आएगा। इतना कहकर उसने बिना कुछ और बोले कॉल कट कर दी। इनायत कुछ पल फ़ोन को देखती रही, फिर धीरे से उठी और सरिता जी के कमरे की तरफ चली गई। कमरे में उसकी माँ बेड पर लेटी थी और पड़ोस वाली आंटी उनके पास बैठी हुई थी। इनायत ने धीरे से कहा, आंटी आप प्लीज़ माँ का ख्याल रखिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आंटी ने बस चुपचाप सिर हिला दिया। इनायत ने एक नज़र अपनी माँ पर डाली और फिर घर से बाहर निकल गई। जैसे ही वो बाहर आई, एक काली मर्सिडीज कार आकर उसके सामने रुक गई। उसी वक्त उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने स्क्रीन देखी। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, इसमें बैठो। इनायत ने मैसेज पढ़ा, फिर बिना कुछ सोचे समझे कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, कार तुरंत आगे बढ़ गई। लगभग आधे घंटे के बाद कार जयपुर शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान सी जगह पर आकर रुक गई। इनायत धीरे से कार से नीचे उतरी। उसने इधर उधर देखा। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। तभी उसके सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आइए मैडम, मैं आपको आहिर सर तक ले चलती हूँ। इतना कहकर वो आगे चलने लगी। इनायत भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ी। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़क रहा था। उसके अंदर घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसकी उंगलियां घबराहट में उसकी कुर्ती को कसकर पकड़ी हुई थी। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। दोनों अब कच्ची सड़क से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर में वो एक बहुत खूबसूरत बड़े से मेंशन के सामने आ गई। वो औरत गेट के अंदर चली गई और इनायत भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलती आ रही थी। घर के अंदर आने के बाद वो दोनों टेढ़े मेढ़े गलियारों और सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाने लगी। आखिरकार वो उसे लेकर सबसे लास्ट फ्लोर तक पहुंच गई, जहां पहुंचकर उस औरत ने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, वो रहा आहिर सर का कमरा, आप अंदर चले जाइए, वो आपको वहीं मिल जाएंगे। इतना कहकर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। अब उस लंबे कॉरिडोर में इनायत बिल्कुल अकेली खड़ी थी। उसकी नज़र सामने वाले दरवाजे पर टिकी हुई थी और उसकी धड़कन लगातार तेज होती जा रही थी। सच कहे तो उसका वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अपने माँ बाबा के बारे में सोचकर उसने खुद को जैसे तैसे संभाला। उसने गहरी सांस ली और धीमे कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने कांपते हाथों से हैंडल पकड़ा और बहुत धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। वो अंदर आ गई। जैसे ही उसके कदम कमरे के अंदर पड़े, धड़ाम पीछे से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। इनाया एक पल के लिए चौंक गई। उसने तुरंत पलटकर उस दरवाजे की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे अपनी नज़रें वापस कमरे की तरफ घुमा दी। कमरे में पूरा अंधेरा था, बस जरा सी हल्की लाल डिम लाइट चल रही थी, जिससे कमरे में एक अजीब सा डरावना सा माहौल बना था। इनायत धीरे धीरे आगे बढ़ी और पूरे कमरे में नजरें घुमाने लगी, लेकिन उसे आहिर कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक कमरे की खामोशी को चीरती हुई एक आवाज़ गूंजी, मैं यहाँ हूँ एंजलाइज। ये आहिर की आवाज़ थी। वो आवाज़ कमरे के किसी अंधेरे कोने से आ रही थी और उस आवाज़ को सुनते ही इनायत का दिल जैसे और तेज धड़कने लगा। उसने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कहा, मैं आ गई, वो मुझे दिख गया कि तुम आ गई, आहिर ने कहा। और तभी एक ब्लू लाइट ऑन हो गई, जो कि कमरे के माहौल को और इंटेंस बना रही थी। इनायत ने धीरे से नज़रें उठाकर आहिर की तरफ देखा। वो सोफे पर बैठा था। उसके हाथ में ड्रिंक का ग्लास था। वो शर्टलेस था, जिस वजह से उसकी टाइट एंड ब्रांड चेस्ट इनाया को दिखाई दी थी और उसकी चेस्ट पे बना शेर का टैटू, जो कि किसी जिंदा शेर की तरह दिख रहा था। न जाने क्यों उस टैटू को देखकर इनाया के जहन में कुछ चलने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले भी कहीं ये टैटू देखा है, पर कहाँ। वो इसी सोच में थी कि तभी आहिर की आवाज़ आई,
इधर आओ एंजल। आइज। इनाया अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने अब धीरे धीरे आहिर की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए। कमरे में एसी चलने के बावजूद इनाया के चेहरे पे पसीने की बूंदें उभर रही थी। वो आहिर के पास आई और उससे 4 कदम की दूरी पे खड़ी हो गई। आहिर अब अपने पैरों को थोड़ा फैलाकर अच्छे से सोफे पर बैठ गया और डोमिनेटिंग आवाज में कहा, कम हेयर। इनाया की धड़कनें बढ़ गई। उसने नामे से हिलाते हुए कहा, प्लीज मत कीजिए ऐसा। क्या मिल रहा है आपको मेरे साथ ये सब करके? उसका गला भर आया था। आहिर की नजरें ये सुनकर सर्द हो गई। उसने टेबल पे पड़ा अपना फ़ोन उठाया और किसी को कॉल करते हुए कहा, मिस्टर अनंत, कौशिक को अभी के अभी ख़त्म। नहीं नहीं, मैं कर रही हूँ। इनाया ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही हड़बड़ी में कहा और अपने दुपट्टे पे हाथ रखा। उसकी उंगलियां काँप रही थी। आय ने शराब का एक घूंट लेते हुए कहा, जल्दी करो एंजलाए, वरना मैं। जल्दी करने पे आया तो उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। इनाया ने दुपट्टा निकाल कर फेंका और फिर धीरे धीरे अपनी कुर्ती की चेन खोल दी। उससे ये सब हो ही नहीं रहा था, पर उसने जैसे तैसे खुद को मजबूत किया। उसका दुपट्टा जमीन पे पड़ा था। उसकी आंखें बंद थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वहीं आहिर की नज़रें उसके ऊपर गहरी हो गई। उसकी आंखों में खुमारी छाने लगी। उसने शराब का एक और घूंट लिया और कहा, हाँ बहुत दूर हो तुम, पास आ जाओ। ये सुनते ही इनाया ने हैरानी से आंखें खोली। उसके एक्सप्रेशन देखकर आहिर ने कहा, क्या ऐसे क्या देख रही हो? तुम जानते हो ना तुम यहाँ क्यों आई हो? तो जब सब पता है तो इतनी हैरानी किस लिए? इनाया ने धीरे से उसके करीब आके उसकी लेट पर बैठ गई। उसे ये सब काफ़ी अजीब लग रहा था। उसने कहा, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं सब, जबकि हम दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। आयन ने उसके चेहरे के करीब आके उसके चिन पे हाथ रखा, उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। तुम नहीं जानती तुम क्या हो मेरे लिए। उसकी आवाज़ कह रही थी, तुम्हारे हिसाब से ये सब मजबूरी या ज़बरदस्ती होगी, पर मेरे लिए ये सब सिर्फ मेरे जिस्म की नहीं पर दिल की भी ज़रूरत है। मैं बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे लिए और अब मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। इतने इंतज़ार के बाद मिली हो तुम मुझे, सो अब से तुम्हें अपना हर पल सिर्फ मेरी बाहों में बिताना होगा। कहते हुए उसने इनाया को अपनी बाहों में उठाया और बेड की तरफ चल दिया। इनाया उसकी बाहों में थी। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। आहिर चलते हुए बिना पलक झपकाए उसके चांद से चेहरे को देख रहा था, लेकिन इनाया उसकी बातें सुनकर सुन्न हो चुकी थी। आहिर की इंतजार, तड़प, वो भी उसके लिए, पर क्यों? उसे ये सब समझ नहीं आ रहा था। आहिर की करीबी उसे बेचैन भी कर रही थी। साथ ही उसे ऐसा भी लग रहा था कि उसने पहले भी कभी ये करीबी महसूस की हो। उसे ऐसा लग रहा था कि पहले भी कभी वो आहिर के इतने करीब आ चुकी है, लेकिन कब? ये सब सोच सोच के उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर दिया था। वो इसी सोच में थी कि आहिर ने उसे बेड पे लिटा दिया और उसके ऊपर झुकने लगा। इनाया ने झट से अपना चेहरा घुमाना चाहा तो आहिर ने दूसरे हाथ से उसका चेहरा पकड़कर वापस अपनी तरफ घुमाया और सर्द आवाज में कहा, इतने दिन भले ही मेरी नज़रें तुमसे बची थी, लेकिन अब तुम एक पल के लिए भी मुझसे बच नहीं सकती मेरी जान। कहते हुए उसने इनाया के होठों को अपने होठों में भर लिया और तेजी से उसके होठों को चूमने लगा। आयन ने उसके होठों को 5-6 मिनट चूमने के बाद इनाया को छोड़ दिया। इनाया की सांसें गहरी हो गई। आहिर ने अब उसके गले पे अपने होठ रखने चाहे, पर रख पाता उससे पहले ही इनाया ने उसे रोक लिया। आहिर की आईब्रोज आपस में जुड़ गई। उसने एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा, क्या हुआ? इनाया ने धीमी आवाज में कहा, आप मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। क्या सबूत है आपके पास कि मेरे बाबा आपकी कैद में हैं? आहिर के होठों पे इसमें कहा गया। वो जानता था इतना तो इनाया का दिमाग जरूर चलेगा। उसने कहा, दिमाग तो है तुम्हारे पास, पर अफसोस मेरे आगे इस साफ माइंड का कोई यूज़ नहीं है। वेल, सच कहा तुमने। सिर्फ ब्लैकमेल करने में तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। मुझे कुछ न कुछ तो सबूत देना ही होगा। अभी देता हूँ। उसने स्टैंड पे रखा, अपना फ़ोन उठाया और किसी को कॉल कर दिया। जैसे सामने से फ़ोन रिसीव हुआ, आय ने कहा,
मिस्टर कौशिक की वीडियो बनाकर भेजो मुझे अभी इसी वक्त। इनाया ने नम आंखों से उसे देखते हुए कहा, किस चीज़ का बदला ले रहे हैं आप मुझसे और मेरे परिवार से? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? आहिर की नज़रें उसके ऊपर गहरी हो गई। तुमने तो मेरा अच्छा खासा नुकसान कर दिया है। पिछले 2 सालों से हर दिन, हर रात, हर पल तुमने बहुत सताया है मुझे। बहुत ढूंढता रहा मैं तुम्हारे इस चेहरे को दुनिया में चारों तरफ, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। तुम जब भी मेरे जहन में आती, हर पल मेरे अंदर की आग को और भड़का जाती। तुम्हारे बिना वो आग कभी शांत नहीं हुई थी। उसने इनाया के चेहरे पे अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, जिसे मैंने पूरी दुनिया में तलाशा, लेकिन वो तो यहाँ इंडिया में थी। और देखो, इंडिया आते ही तुम मुझे मिली और मैंने पहली नज़र में ही तुम्हें पहचान लिया कि तुम वही हो जिसने पिछले 2 सालों से मुझे परेशान कर रखा है। और अब मैं तुम्हें परेशान करूँगा। मैं हर पल तुम्हें अपने पास महसूस करना चाहता हूँ। वैसे तो मेरे अंदर की आग न पहले शांत हुई थी और न अब। जब तुम मेरे सामने हो तब तो सवाल ही नहीं बनता इस आग के शांत होने का। तो अब इस आग में मेरे साथ साथ तुम्हें भी चलना होगा। हर एक लम्हे का हिसाब लूँगा तुमसे। इनाया ने ये सुनते हल्के गुस्से में कहा, किस बदले की बात कर रहे हैं आप? किस आग की बात कर रहे हैं? इतना कहकर रो रुकी। उसने अब कुछ सोचते हुए कहा, और क्या कहा आपने? कि मैं आपको पिछले 2 सालों से परेशान कर रही हूँ, आपके ख्वाबों में आ रही हूँ? ज़रा बताना, कहाँ देखा था आपने मुझे जो मैं आपके ख्यालों में आने लगी? बताइए, कहाँ मिले थे हम? क्योंकि मुझे तो एक भी पल ऐसा याद नहीं जब मैंने आपको अपने सामने देखा हो। तो फिर आपने मुझे कहाँ देखा? आप तो इंडिया में रहते भी नहीं और मैं इंडिया से बाहर कभी गई भी नहीं। तो ऐसे में हमारी कहाँ मुलाकात हुई जो मैं आपके ख्यालों में आऊँगी? उसके इस सवाल का जवाब आहिर के पास नहीं था। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसने इनाया को देखा कहाँ था जो वो उसके ख्यालों में आ रही है। उसे हमेशा बस यही लगता था कि शायद वो एक्सीडेंट होने से पहले इनाया से मिला होगा। इनाया उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। आहिर ने उसकी आंखों में देखा और गहरी आवाज़ में कहा, मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि शायद कहीं किसी जगह तुम्हारा और मेरा रास्ता एक दूसरे से टकराया ज़रूर होगा। और वो मुलाकात भी ऐसी होगी कि मेरे दिमाग में तुम एकदम फिट हो गई। मेरा दिल दिमाग तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाया। उसकी बात सुनकर इनाया एकदम हैरान हो गई। उसका जवाब बहुत अजीब सा था, पर एक गहरा मतलब छुपा था उसकी बातों में। वो इसी सोच में थी कि तभी आहिर ने उसके गले पे होठ रखे और धीरे धीरे उसके गले को चूमने लगा। इनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह सुबह के 7 बज रहे थे। इनाया ने अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही 2 मिनट उसे सारी चीज़ें प्रोसेस होने लगी। उसके बाद वो अब धीरे से बेड पे उठकर बैठ गई। उठने के बाद उसने कमरे में आसपास नजरें दौड़ाई। ये उसका ही कमरा था। ये देखकर वो हैरान रह गई। उसने खुद से कहा, मैं यहाँ कैसे आई? कल रात तो मैं उनके साथ। कहते हुए उसे कल रात की सारी चीज़ें याद आने लगी। उसने झट से अपनी हालत देखी। कपड़े पहने हुए थे ये देख वो और हैरान रह गई। वो बेड से उठने लगी कि तभी उसके अंदर एक तेज दर्द की लहर दौड़ गई। वो अपनी कमर पकड़कर वापस बेड पर बैठ गई। तभी दरवाज़ा खुला और सरता जी अंदर आ गई। उन्होंने इनाया को देखकर कहा, बेटा तुम उठो मत, आराम करो, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। ये सुनकर इनाया के दिल में घबराहट होने लगी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं सरिता जी? कल रात आहिर जी तुम्हें लेकर आए थे। उन्होंने बताया हमें जो भी हुआ है, और अच्छा हुआ उन्होंने बताया, वरना तुम तो हमें कुछ भी नहीं बताती। क्या बताया उन्होंने? इनाया घबराते हुए कहा, सरिता जी उन्होंने बताया हमें कि तुम्हारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से तुम्हारी कमर और पैरों में मोच आ गई है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें चलने फिरने में तकलीफ होगी, इसीलिए तुम्हें बस आराम ही करना है। इनाया, उन्होंने बोला और आप मान गई? खैर मैं चल सकती हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। इतना कहकर उसने जमीन पे कदम रखा ही था कि तभी उसकी आह निकल गई। उसने उसके जिस्म में हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था। सरता जी झट से उसके पास आई और उसे वापस बेड पे बिठाते हुए कहा, देखा आहिर जी ने सही कहा था, तुम्हारी बॉडी में सच में दर्द है।
तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता सभी लेकर आती हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि मैं कहानी छोड़ दी हूँ। मैं कहानी छोड़ी नहीं हूँ, ये कहानी अभी अधूरी है।